Hello students, I am Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आज हम पढ़ेंगे रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. Let's start. First is requisites for installation of management accounting system. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा. फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल. मैनुअल आपने सुना होगा, किसी भी हम गैजेट को खरीदते हैं उसमें मैनुअल आता है. मैनुअल में उस गैजेट के बारे में लिखा होता है, उसके फंक्शंस लिखे होते हैं, वो वर्क कैसे करेगा ये लिखा होता है. सिमिलरली कंपनी में भी डिफरेंट टाइप के मैनुअल्स होते हैं, जैसे पॉलिसी मैनुअल, रूल्स एंड रेगुलेशन मैनुअल, डिपार्टमेंटल मैनुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल. यहाँ हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल की. ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में हमको ये बताया जाता है कि किसी भी एम्प्लॉय की क्या क्या पावर्स होंगी, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या उस एम्प्लॉय की फंक्शंस होंगे और क्या उसका स्कोप होगा. राइट. किसी भी एम्प्लॉय को जब ये सारी चीज़ें पता हैं तो उसका रोल बड़ा ही क्लियर हो जाएगा कि उसको करना क्या है कंपनी में. उसको उसकी पावर पता होंगी, उसको उसका स्कोप पता होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होंगी, फंक्शंस पता होंगे. ठीक. नेक्स्ट, उसके बाद उसमें उसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बताता है ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉयज़ और कम्युनिकेशन करने की हायरार्की क्या होगी. करेक्ट. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़. जैसा कि हमको पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा ही वास्ट है. इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आता है, इसमें लॉज भी आते हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. मीन्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम कर रहा है उसको बहुत सारी नॉलेज होनी ज़रूरी है. तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करना, ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना जो वेल क्वालिफाइड हों, और एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करना, प्लस उनकी ट्रेनिंग करना टाइम टू टाइम. ठीक. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को डिफरेंट हेड्स में, जैसे मेजर है, माइनर हेड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं सब हेड्स में. एक एग्जांपल से बताती हूँ क्या है ये. मेजर हेड हमने मान लिया असेट्स, माइनर हेड हमने मान लिया फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स. सब हेड्स क्या हो जाएंगे, फिक्स असेट्स में क्या क्या आएगा, प्लांट्स एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा. ठीक. नेक्स्ट इज कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट. इन्हीं अकाउंट्स को अब हम डिफरेंट कंपनीज अपने अलग कुछ कोड रख सकती हैं. ये इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, जिसको जैसा लगे वो वैसा कोड रख सकता है. फॉर एग्जांपल हमने करंट असेट के लिए CA, करंट असेट कोई हमारी फर्स्ट नंबर की है 0001, ये हमने उसका कोड रख दिया. कोड आपका अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है. राइट. नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट. हमको एक ऐसा सिस्टम, साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, जिससे इंटरनल कंट्रोल हो सके. इंटरनल कंट्रोल आप वो बताएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट में कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस और से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में क्या डेविएशन आ रहा है, उसके पीछे कॉजेस क्या हैं, उस पर करेक्टिव एक्शन लिया गया या नहीं. इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट. अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट वो ऑडिट जो थर्ड पार्टी करती है. इंटरनल ऑडिट वो ऑडिट जो कंपनी के अंदर के ही लोग करते हैं. तो इंटरनल ऑडिट अगर एक्सटर्नल ऑडिट से पहले ही कर लिया जाए
तो जो एक्सटर्नल ऑडिट में हमको पता चलेगा बाद में कि ये कमियां हैं, हम उसको पहले ही दूर कर लेंगे अगर हमने इंटरनल ऑडिट पहले कर लिया तो इंटरनल ऑडिट पहले करना ज़्यादा सही है। बाय द वे ये डिपेंड करता है, कंपनी करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। इंटरनल ऑडिट बताएगा कि डिफरेंट लॉज फॉलो हुए हैं या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं या नहीं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ठीक हैं या नहीं, टाइमली रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमली हो रही है या नहीं, एक्यूरेटली हो रही है या नहीं। ठीक। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट बताता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कि ये प्रोडक्ट 5 रुपये का होना चाहिए, ये इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अब एक्चुअल कॉस्ट 6 भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो ये हुआ। बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्ट और से बजटेड फिगर्स को एक्चुअल फिगर्स से कंपेयर करेगा। बजटेड फिगर हमारी थी मान लीजिए 5 रुपये, एक्चुअल फिगर आ रही है हमारी 7 रुपये, तो बजटरी कंट्रोल क्या बताएगा कि यहाँ पर -2 का डेविएशन है, वेरिएशन है। इसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करना और उस पर करेक्टिव एक्शंस लेना, ये बजटरी कंट्रोल में आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा। ये हम जानते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है। ये इन दोनों से ही डेटा लेता है और फर्दर एनालिसिस करता है। तो क्यों ना हम इन दोनों के डेटा को इंटीग्रेट कर दें, जिससे कोई भी जो कॉमन डेटा होगा वो डुप्लीकेट ना हो। राइट। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से हम बच पाएँ, प्लस हम डेटा के ऊपर एनालिसिस अच्छे से कर पाएँ। ठीक। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अच्छा, बजटरी कंट्रोल हमको ये तो बताता है कि डेविएशन फिगर्स में कितना है ना, डेविएशन कितना आया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है एंड ब्ला ब्ला। पर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमको ये बताता है कि उस डेविएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। उस डेविएशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी डेविएशन हो सकता है, पर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर पर्सन या डिपार्टमेंट कौन है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। ये इसी का ही पार्ट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ही पार्ट है ये। इसमें हम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, रेवेन्यू सेंटर बनाते हैं और प्रॉफिट सेंटर बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट के लिए, रेवेन्यू सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स के लिए, प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट प्लस सेल्स के लिए, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड करता है इन दोनों पर, कॉस्ट और सेल। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है तो प्रॉफिट वेरी करेगा, और उसकी सेल कितनी ज़्यादा या कम हो रही है तो भी प्रॉफिट वेरी करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट इज डेवलपिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडर्न कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम वही काम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हाथ से कर रहे थे, मैनेजमेंट MIS में हम उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, थ्रू कंप्यूटर करते हैं। सेम जैसे हम डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा गैदर करते थे, उस पर एनालिसिस करते थे और उसकी रिपोर्टिंग करते थे मैनेजमेंट को, जिससे वो क्या कर सकें, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकें। यही काम कंप्यूटर करेगा। ये डेटा गैदर करेगा, उस पर एनालिसिस करेगा, उसकी रिपोर्टिंग करेगा डिफरेंट मैनेजर्स को, जिससे वो अपने फंक्शंस अच्छे से कर पाएँ। करेक्ट। नेक्स्ट इज डेवलपिंग ऑपरेशनल रिसर्च सिस्टम। कोई भी प्रॉब्लम या डिसीजन मेकिंग में हम ऑपरेशनल रिसर्च सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये कैसे करते हैं? ऑपरेशनल रिसर्च सिस्टम को यूज़ करने के लिए हम प्रॉब्लम को
डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इन कंपोनेंट्स के ऊपर मैथमेटिकल एनालिसिस की जाएगी, राइट। मैथमेटिकल एनालिसिस के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना है, या फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व मैथमेटिकल एनालिसिस के बेसिस पर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग परफॉर्मा फॉर फीडबैक एंड मैनेजरियल रिपोर्ट। हम एक ऐसा यूनिवर्सल परफॉर्मा बनाएंगे जिससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फीडबैक दे सकें और मैनेजरियल रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकें, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं मैं उनकी अभी डिटेलिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये खुद में ही चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो अभी सिर्फ नाम समझ लेते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता भी है तो आप क्योंकि डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, तब तक ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके होंगे, तो आप इनकी थ्योरी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनमें डिफरेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट, बेस्ड ऑन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा पर। इसको अगर इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये टोटली डिपेंडेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस पर डिपेंडेंट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपेंडेंट है जो भी कंपनीज में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी कंपनी में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प करना मैनेजमेंट को इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है कंपनी की एट द एंड ऑफ द ईयर और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों तरह से इंफॉर्मेशन यूज भी करता है और उसका आउटपुट भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होता है। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन का ही इनपुट लिया जाता है और आउटपुट भी मॉनेटरी टर्म में ही होता है। नेक्स्ट इज यूजर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करने वाले होते हैं मैनेजर्स, ठीक। मैनेजर्स और इंटरनल पर्सन ऑफ द कंपनी। बाहर के लोगों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के लोग यूज करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग एज पर द नीड ऑफ मैनेजमेंट हो सकती है। मैनेजमेंट चाहे तो वो डेली रिपोर्ट भी मांग सकता है, वीकली भी मांग सकता है, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली, कैसे भी। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग ईयरली, हाफ ईयरली या ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टरली होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडिट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स ऑडिट नहीं होती हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स स्टैच्यूटरी ऑडिट इनका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रूल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर कोई भी फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर गैप, IFRS, AS एज पर द कंपनी पर जो भी एप्लीकेबल होगा वो इस पर लग जाएगा। IFRS भी हो सकता है और AS भी हो सकता है। अब उसके डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। अभी हम सिंपली ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए रूल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि ये मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है प्लानिंग,
डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग में, राइट। प्लानिंग भी फ्यूचरिस्टिक है, डिसीजन मेकिंग भी फ्यूचरिस्टिक है और कंट्रोलिंग भी फ्यूचरिस्टिक है। कंट्रोलिंग कैसे है? आज हमने कंट्रोल किया तो हमारी फ्यूचर में एफिशिएंसी अच्छी होगी, करेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल कैसे है? ये बस पास्ट डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक है, सॉरी हिस्टोरिकल है। ये फ्यूचर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लीगल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लीगली रिक्वायर्ड है, ये हमको करनी ही पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प करना मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में एंड कंट्रोलिंग में। और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन, अलोकेट एंड टू डू अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। सिंपली कॉस्ट रिलेटेड अकाउंटिंग करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हो सकती है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन मॉनेटरी ही होगी। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटली डिपेंडेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग पर, ये इसके बिना काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है कंपनी में, ये मस्त काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस। इसका मेन फोकस जो है वो है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पर, और इसका मेन फोकस किस पर है? कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल पर। कॉस्ट डिटरमाइन कर देगा और कॉस्ट कंट्रोल कर देगा, पर इसका मेन फोकस किस पर है? ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पर, राइट। नेक्स्ट इज deals with cost and finance related data. It deals with cost and finance related data, means cost accounting and financial accounting related data. पर cost accounting किस में डील करता है? deals with cost related data only. इसको बाकी और चीज़ों से मतलब नहीं है, ये cost related data में ही डील करता है. Next is utility for management of the concern. इसकी यूटिलिटी किसके लिए है? फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न. और कॉस्ट अकाउंटिंग की यूटिलिटी किसके लिए है? ये यूजफुल है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लोगों के लिए, ठीक. नेक्स्ट इज स्कोप. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ब्रॉड है. क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करेगा. और कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप लिमिटेड है क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड डेटा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, राइट. नेक्स्ट इज डेटा. इट यूजेस पास्ट डेटा एंड प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन. प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन मीन्स हम प्रिडिक्ट भी करते हैं इसमें. पास्ट डेटा तो हम यूज़ कर ही कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डेटा को प्रिडिक्ट भी करते हैं, फ्यूचर डेटा को, ठीक है, फॉर प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट डेटा को ही यूज़ करते हैं, राइट. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.